हेलो सुजामन, आज मेरे साथ मेरे दोस्त जुड़े हैं अनुज, जिन्होंने भी रिसेंटली गोइथे दिया है और मैं उनसे जानना चाहूँगा कि उनका कैसा रिव्यू था और उन्होंने किस तरह से प्रिपरेशन की, जैसे कि उन्होंने एक बार में ही गोइथे एग्ज़ाम निकाल पाया। और पूछेंगे कितनी परसेंटेज आई और बच्चों को किस बात का ध्यान रखना चाहिए जो भी B1 कर रहे हैं या जो A1 कर रहे हैं या A2 कर रहे हैं। चलिए उनसे देखते हैं और बात करते हैं। और रिसेंटली उन्होंने B2 का भी एग्ज़ाम दिया, उसका रिजल्ट आना बाकी है बस। ओके, बात करते हैं। हेलो, आप बताना चाहेंगे जैसे कि इस टाइम जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं तो A1 या A2 या B1 के लिए, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, बच्चों को किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए? प्रिपरेशन के लिए सबसे मेन तो है, अगर आप जर्मन लैंग्वेज कर रहे हैं तो उसमें सबसे मेन तो आपको इंग्लिश की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। और फिर अगर आप इस लैंग्वेज के फील्ड में आते हैं या कोई भी फील्ड अगर चूज़ करते हैं इस लैंग्वेज के जो आप कर सको आगे चल के, तो इसके लिए आपको A1 A2 B1 B2 लेवल तो इसमें काफ़ी होते हैं, लेकिन यह है कि आपका बेस सबसे मेन है इसमें कि आपका बेस क्लियर होना चाहिए। अगर आप A1 कर रहे हैं तो सबसे मेन बात है आप फोकस A1 पे ही रखो। ये नहीं है कि आप A1 करते करते सोच रहे हो कि मैं B1 दूंगा B2 दूंगा, तो वो थोड़ा मुश्किल है। तो बेस पहले आपका क्लियर होगा तभी आप जाके, अगर आपका बेस क्लियर है तभी आगे कुछ हो पाएगा। तो आप अभी बैचलर्स के लिए जा रहे हैं, मास्टर्स के लिए जा रहे हैं या हाउस बिल्डिंग के लिए जा रहे हैं? हाँ, नहीं बैचलर के लिए नहीं, वहाँ पे फील्ड होता है, मतलब जैसे हाउस बिल्डिंग है, हाउस बिल्डिंग में भी बहुत सारी वैकेंसी है, बेकरी, सेफ, IT, नर्सिंग वगैरह बहुत है। तो मैं तो फ़िलहाल अभी सैप के लिए अप्लाई किया है वैसे, और आगे देखते हैं क्या होगा। तो अच्छा, जो बच्चे अभी जो प्रिपरेशन करने का कभी ऐसा होता है कि बच्चे सोचते हैं कि यार A1 में इतना अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, B1 में बहुत मेहनत करेंगे, A2 में बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए सिर्फ यही है कि अगर आप A1 लेवल पढ़ते हैं तो मेन यही है कि आप पहले A1 कंप्लीट करो अच्छे से, क्योंकि अगर आपका A1 ही नहीं होगा तो आप A2 कैसे कर लोगे। ओके, तो जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि बुकैब सोचते हैं कि बुकैब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ग्रामर करके हो जाएंगे, या ग्रामर सिर्फ बुकैब कर लेंगे, ग्रामर बाद में कर लेंगे, तो दोनों में मतलब क्या रेशियो रहना चाहिए? दोनों का रेशियो यही है कि अगर आपको मतलब जर्मन लैंग्वेज सही से समझनी है, डीपली समझनी है, तो मेन तो ग्रामर है ही है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपकी 50% ग्रामर का उसमें रोल है तो 50% आपका वोकैब का भी उसमें रोल है। क्योंकि अगर आपको वोकैब ही नहीं पता किस चीज़ को क्या बोलते हैं तो उसमें आप सेंटेंस ही क्या बना पाओगे। अच्छा, मतलब 50-50 का रेशियो होना चाहिए। हाँ, अब मैं आपको रिसेंटली ये बता दूं कि भाई ने अभी B2 का एग्ज़ाम भी दिया है, तो उसके बारे में भी कुछ जानना चाहेंगे। जैसे कि अभी मैं जानना चाहता हूँ कि B1 में आपकी कितनी परसेंट आई थी? B1 में 72। गुड। और ये जो आपने B2 का एग्ज़ाम दिया, तो आपको क्या लगता है, अभी रिजल्ट तो आया नहीं इसका, क्या लगता है कि एक बार में हो सकता है या फिर से देना पड़ेगा? वो तो देखते हैं, वैसे मेरे अंदर ये शायद हो जाए, क्योंकि थोड़ी प्रिपरेशन अच्छी थी, काफ़ी टाइम भी हो गया करते करते, तो शायद हो जाएगा। ओके, लेकिन अब इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जो बच्चे भी प्रिपेयर कर रहे हैं, एग्ज़ाम भर रहे हैं, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मेरे को गोइथे देना चाहिए, टैल्क देना चाहिए, OSD देना चाहिए, कौन सा एग्ज़ाम कब देना चाहिए? क्योंकि कई बच्चे जो बैचलर्स के लिए जा रहे हैं या कई बच्चे जो हाउस बिल्डिंग के लिए जा रहे हैं, तो क्या कुछ बताना चाहेंगे? तो इसके लिए तो सिर्फ यही है कि बच्चे को पहले अपनी कैपेसिटी देखनी चाहिए कि मतलब किस लेवल की वो पढ़ाई करता है, किस लेवल का वो एग्ज़ाम दे सकता है। क्योंकि अगर आप गोइथे दे रहे हो तो आपकी पढ़ाई थोड़ी अच्छे लेवल की होनी चाहिए। अगर ये आपको लगता है कि गोइथे नहीं निकलेगा तो आप टैल के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। तो क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि अगर मैंने टैल के लिए प्रिपेयर किया, मेरा एग्ज़ाम नहीं, मतलब एग्ज़ाम तो मैंने निकाल लिया बट मेरा वीज़ा प्रोसेस नहीं हुआ, वीज़ा रिजेक्ट हो गया, तो इस बात से डर के बच्चे गोइथे देते हैं, कभी कभी 2 से 3 बार नहीं दे पाते। तो टैल के देने के बाद बच्चों का सिलेक्शन होता है वो मतलब जर्मनी जाने के लिए? नहीं, आज के टाइम पे तो टैल्क बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप गोइथे से अच्छी प्रिपरेशन इतनी नहीं है आपकी, तो आप ये है कि गोइथे ना दे के टैल्क दीजिए। टैल्क वहाँ पे मतलब हर चीज़ में फ़िलहाल अलाउ है, आप वहाँ जाके पढ़ाई कर सकते हैं। बैचलर में भी बहुत सी यूनिवर्सिटी ऐसी है जो टैल्क अलाउ करती हैं अभी आगे, तो टैल्क एक अच्छी चॉइस है। तो आपने लैंग्वेज बेसिकली कहाँ से की थी? आप स्टूडेंट का नाम बताइए, लेकिन एरिया बता सकते हैं कहाँ से किया था आपने? लैंग्वेज तो दिल्ली से की थी। लैंग्वेज दिल्ली से की थी। ओके, तो आपको मतलब क्या रिव्यू था लैंग्वेज को लेकर? शुरू में स्टार्टिंग की तो शुरू में तो वही था कि नई चीज़ है, कैसे होगा, टाइम लगेगा, वो लगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते गए तो थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा उसी चीज़ में, उसी फील्ड में, तो सीखते गए धीरे धीरे। टाइम थोड़ा लगा, लेकिन ये है कि इंस्टीट्यूट भी काफ़ी अच्छा था, पढ़ाने वाले जो मैम टीचर थे सब अच्छे थे, फ्रेंडली थे, तो सीख गए धीरे धीरे। जैसे हम अभी वीज़ा फाइलिंग करवाने आए कृष्णलुंगा से, तो कृष्णलुंगा के बारे में क्या कहना चाहिए? कृष्णलुंगा किस लेवल की फैसिलिटीज़ देता है? आपको लगता है कि बेस्ट है या थोड़ा एवरेज है? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये है कि कृष्णलुंगा से हमारा थोड़ा मतलब ये भी है कि मेरा एक सिस्टर है, एक ब्रदर है, वे भी कृष्णलुंगा के थ्रू ही बाहर जा चुके हैं नर्सिंग में, बेकराई में। तो मेरा मानना तो यही है कि फ़िलहाल तो सबसे बेस्ट यही है। ओके,
तो मतलब मैं यही कहना चाहूँगी कि जितने बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, कृपया करके वोकैब और प्लस ग्रामर दोनों पे इक्वली ही ध्यान दें। अगर आप दोनों पे इक्वली ध्यान नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आएंगी, जैसे कि आप आगे चल के दिक्कतों में फंस सकते हैं। इसलिए अब अगर आप A1 और A2 बहुत अच्छे से करते हैं तो आपका B1 बहुत ज़्यादा स्मूथली निकल सकता है। थैंक यू, अगर आप मेरे को इतना टाइम दिया, थैंक यू।